हेलो एवरीवन, मैं कमल मेहता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल एकेडमिया पर। दोस्तों, हमारे चैनल का ये दूसरा और बहुत ही अहम वीडियो होने जा रहा है। हमने अभी पिछले वीडियो में चर्चा की थी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आरपीएससी की कट ऑफ रहने वाली है और पेपर का जो रफ एनालिसिस है वो हमने किया। अभी हम दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब का इंटरव्यू को लेके क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और किस तरीके से हम इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या भ्रांतियां होती है जिनको लेके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और किन चीज़ों से हमें मदद मिल सकती है इंटरव्यू के लिए तैयारी करने में। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि जब तक हम इस वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चीज़ों को बहुत ही गहन तरीके से देखें और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ यहाँ से जाने के बाद वीडियो देखने के बाद चीज़ें खत्म नहीं हो जाएंगी। आपको उस तरीके से उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज़ाहिर-सी बात है, ये बात आप समझते भी हैं और आज के वीडियो को यहाँ तक लाने में मैं चेहरा तो भले ही मैं हूँ, लेकिन हमारे जो टीम की मेहनत है, हमारे जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फेलो प्रोफेसर्स जो हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है और सिविल सर्विस के जो हमारे साथी हैं, उनसे मैंने थोड़ी मदद ली थी कि किस तरीके से हम सिविल सर्विस के इंटरव्यू का नज़रिया रहता है, क्या वो कितना मददगार हो सकता है। हमारी टीम के एफर्ट के बाद हमने समराइज़ वे में इस वीडियो को लिया है। हमने पिछले 5 से 6 दिन से इस पर रिसर्च कर रहे थे और मैं अपने अनुभव के साथ इस वीडियो को आपके सामने ला रहा हूँ। तो दोस्तों, होने क्या वाला है कि अब बहुत ही डाइवर्स पर्सनैलिटी के लोगों के साथ आपका कॉम्पिटिशन होने वाला है। अब तक जिसका बहुत बड़ा रोल एग्ज़ाम में नहीं था, क्योंकि एग्ज़ाम में पढ़ने के डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन लोग कैसे ना कैसे अपने क्वेश्चंस करने का जो अपना टारगेट है उसको पूरा कर लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से उसको अचीव कर लेते हैं। अब होगा क्या? अब ये होगा कि किसी की जो पर्सनैलिटी है वो रिफ्लेक्ट होगी इंटरव्यू बोर्ड के सामने। उस पर्सनैलिटी के दम पे, अपने कॉन्फिडेंस के दम पे कोई ना कोई एस्पिरेंट आपसे 2-4 नंबर की लीड ले जा सकता है। लेकिन हमें उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि किसी में कोई बात हमसे अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सारी बातें हमसे अच्छी होंगी। किसी न किसी बात में हम ठीक-ठाक तरीके से उसको कॉम्पिटिशन दे सकते हैं और अपनी स्पेशलिटी को हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने पेश कराएँगे। आपने एक बहुत ही फेमस शेर है, सरसार सैलानी साहब का शेर है कि वो उससे शुरू करना ठीक समझ रहा हूँ। एक शेर है कि चमन में इख्तिलाक का मतलब होता है बॉस कॉम्बिनेशन, कि चमन में इख्तिलाक के रंगो बू से बात बनती है। चमन में इख्तिलाक के रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो इख्तिलाक के रंगो बू का मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रंग एंड फ्रेग्रेंस। तो जो गार्डन है, एक उसमें अलग-अलग कलर के, अलग-अलग रंगों के जो फूल होते हैं, तब जाके चमन अपने आप में खिला हुआ दिखता है, बाग अपने आप में परिपूर्ण दिखता है। तो हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप कॉम्पिटिशन नहीं दे पाओगे और कोई भी ऐसा नहीं है जिससे आप बहुत हमेशा आगे रहोगे। ना कोई आपसे पूरी तरीके से आगे रहने वाला है, नहीं आप उनसे पूरी तरीके से आगे रहने वाले। तो ये दोनों तरफ चलने वाली चीज़ है। अब आप किस तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं, हम इंटरव्यू बोर्ड में क्या कर सकते हैं आगे चल के, वो मैं चीज़ें आपके सामने ला रहा हूँ। क्या होने वाला है उस पर बात करने से पहले मैं उन पर चीज़ों पर बात करूँगा जिसको लेके हम कन्फ्यूज़न में रहते हैं, डाउट में रहते हैं। हम सबसे पहले मिथ्स पे बात करेंगे। दोस्तों, हमारा जो इंटरव्यू की जो क्लास है, हम जिसके लिए चाह रहे हैं कि एक बेसिक सी तैयारी के साथ कम से कम आप जावें, ताकि जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठें, तब तक तो आपका कॉन्फिडेंस मजबूत रहे। उसके बाद हो सकता है आपके साथ कुछ भी हो, लेकिन बहुत बड़ा रोल, अभी तो ये बात आपको हो सकता है अटपटी लगे, लेकिन बहुत बड़ा रोल आपकी बेसिक तैयारी के साथ जब आप जाते हैं और उस कॉन्फिडेंस को लेकर जब जाते हैं, तो बहुत बड़ा रोल इंटरव्यू पैनल जब बैठा होता है तो उसके सामने दरवाजा खोल के एंट्री करना और उनके सामने एक चेयर पर जाके बैठना, यहीं तक अच्छे अच्छे लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अगर आपने वहां तक अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर लिया, तो आप ठीक ठाक तरीके से प्रेजेंटेशन भी आप अपना कर पाएंगे। पहले हम बात करेंगे मिथ्स पे। दोस्तों, पहला जो मिथ है वो होता है लैंग्वेज को लेके हमारा लैंग्वेज को लेके हमारे साथ ही यूँ रहते हैं कि मैं बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आता हूँ। पुअर बैकग्राउंड इन द सेंस कि मैं पुअर एकेडमिक बैकग्राउंड से आता हूँ। जैसे मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, या फिर मेरा जो सराउंडिंग था, मेरी जो सराउंडिंग थी वहाँ ऐसी नहीं थी कि मैं
लैंग्वेज को लेके बहुत सहज हो पाया हूँ, तो मेरी जो भाषा है, मेरे जो वाक्य विन्यास है, जो मैं बोलता हूँ, जो मैं प्रेज़ेंट कर पाता हूँ, वो बहुत अच्छा नहीं है। तो पहली बात तो ये भाई लोगों की भाषा को लेके एकदम सहज रहें। हिंदी, इंग्लिश का वहाँ कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। आप जिस भाषा में सहज होंगे, ये सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम भी नहीं है यूपीएससी का कि आपसे पहले लैंग्वेज भरवाई जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ वहाँ जब आप जाएँगे, आप अपनी बात हिंदी में जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन अगर इंग्लिश में भी पूछे जाएँ, तो आप इस लेवल पे तो समझने की कैपेसिटी में हैं ही, तो आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप हिंदी में पूछेंगे या फिर आप उनसे कह सकते हैं कि मैम या सर, जो भी पैनल में हो, आप उनसे हिंदी में पूछने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर नहीं है, इंटरव्यू में स्पेशली। तो लैंग्वेज को लेके आप बिल्कुल सहज रहें। इंटरव्यू पैनल भी आपको इस बात में सहज रखेगा और ज़्यादातर सबसे पहली जो शुरुआत होगी आपके इंटरव्यू बोर्ड की, वो होगी चेयरपर्सन से, जो कि आरपीएससी के मेंबर या जो चेयरमैन होंगे आरपीएससी के, वो उस पैनल को हेड करेंगे। तो वो जो चेयरपर्सन होंगे, वो अपनी बात की शुरुआत नॉर्मली 99% तो ये रहेगा कि हिंदी में शुरुआत करेंगे। तो आप अपने आप ही सहज हो जाएँगे। क्योंकि ज़्यादातर जो बैकग्राउंड है राजस्थान का, मैं जितने साथियों से मिलता हूँ, वो हिंदी के बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं। तो इस चीज़ को लेके सहज रहें और इंग्लिश वाले बच्चे भी जैसे बाहर के ज़्यादातर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने, वो इस चीज़ को लेके रहते हैं कि यार हम तो बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पाएँगे, तो उनके लिए दोनों चीज़ें रहती है कि उस चीज़ को लेके कभी भी आप परेशान ना हों। दूसरा जो मिथ है, वो है कि ये जो इंटरव्यू होने वाला है, वो बिल्कुल सिविल सर्विसेज की तर्ज पर होने वाला है। ये बिल्कुल इस तर्ज पे होने वाला है। और इस लोग क्या कर रहे हैं, मैं ज़्यादातर लोगों से जब मिलता हूँ, मैं अपने टाइम पे जब मिलता था, तो वो रिसर्च के लिए ना इंटरव्यू के बहुत वीडियो देख रहे हैं, जैसे दृष्टि के यूपीएससी वाले वीडियो देख रहे हैं, राजस्थान में जो लोग स्प्रिंग बोर्ड जानते हैं, आरएस की तैयारी के वीडियो देख रहे हैं और किसी कोचिंग के वीडियो देख रहे हैं। तो वो ये अपने आप को तैयार करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो हर एग्जाम की अलग डिमांड होती है। अगर आप में कितनी टैलेंट है, आप में कितनी भी कुव्वत क्यों ना हो, आप में कितना भी पोटेंशियल क्यों ना हो, अगर आपने पर्टिकुलर एग्जाम की डिमांड के हिसाब से अपने आप को तैयार नहीं किया, तो जाहिर है कि आप पीछे रह जाएंगे। तो लोग इसके हिसाब से खुद को तैयार करने लगते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज बता दूं, सिविल सर्विसेज में आपको क्विक रिस्पॉन्स के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो देखी जाती है वो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। उस कैपेबिलिटी के बाद आपको जज किया जाता है कि आपको कितने नंबर देने हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा नहीं होता। आपको भले ही इस हिसाब से नॉलेज के जो आपके सब्जेक्ट पैनल के जो लोग होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के जो लोग होंगे पैनल में, वो भले ही इतनी उम्मीद करें कि आप आंसर्स जो है सब्जेक्ट के ठीक ठाक देवें, क्योंकि स्टूडेंट के सामने यूं ही करना है, किसी ने पूछ लिया तो आप ये नहीं कहेंगे ना कल पढ़ के आऊँ, कल बताता हूँ। आपको तो क्विक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो वहाँ इतनी सी उम्मीद की जाती है कि सब्जेक्ट की नॉलेज आपको अच्छी हो, क्विक रिस्पॉन्स हो। लेकिन इस जो सिविल सर्विसेज में बहुत सारी डिमांड होती है, वो आपको नहीं फुलफिल करनी होती है। तो पर्सनैलिटी वाइज ठीक है कि आप देख सकते हैं कि पर्सनैलिटी के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके आगे नहीं, आपको पूरे वीडियो को गो थ्रू नहीं करना है। आप इतना देख सकते हैं कि बैठने का पोस्चर कैसा रखा जाना चाहिए, कपड़ों का सेंस, ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, कपड़ों का स्टाइल वगैरह। और ये सब चीज़ें आप भले ही देख सकते हैं, लेकिन बहुत मैं प्रेफर करूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अगर मॉक इंटरव्यू किसी ने दी हो या कोई वीडियो अवेलेबल हो, तो पर्टिकुलर उसी से गुजरे। तीसरा जो हमारे सबसे जरूरी बात भी, इसमें लोगों की अलग अलग राय भी हो सकती है, लेकिन मैं जिस चीज को मानता हूँ इसमें क्या है कि एक एक पार्ट पे तो जरूरी है ये बात लागू होती है, दूसरे पार्ट पे तीसरे पार्ट पे ये बात लागू नहीं होती है। ये है कि इसके लिए आपको बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन की तैयारी करनी पड़ती है। इंटरव्यू के लिए आपको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की तैयारी चाहिए। दोस्तों, ईमानदारी से अगर मैं कोई चीज कहूँ, तो मैं सही बताऊं, अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी बहुत सलीके से की है, क्योंकि आप अगर इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपने सलीके से तैयारी की थी, कि आपने इंटरव्यू में बैठने के लिए अपने आप को अपनी सीट जो है सुनिश्चित की। अब जब सब्जेक्ट नॉलेज की बात आएगी, तो आप क्योंकि आप रफ रिवीजन करेंगे, महीने में 1.5 महीने में 15 दिन में, नॉलेज के लिए बहुत सफिशिएंट होता है। तो बहुत लंबी जर्नी नहीं चलनी। जब आपका रिजल्ट है, आप रिलैक्स कीजिए। सब्जेक्ट का जब आपकी सीट्स कंफर्म हो जाए इंटरव्यू के लिए, जैसे हम पिछले कट ऑफ एनालिसिस वाले वीडियो में इकोनॉमिक्स के लिए बात कर रहे थे, लेकिन जनरली मैं बता दूं कि 90 नंबर अगर किसी के हैं किसी भी सब्जेक्ट में, वो एक बार के लिए इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार माने। और वो जो एस्पिरेंट होगा, वो आराम से इंटरव्यू में बैठ रहा है, तो वो अपने आप को मान के चले, और वो तैयारी करना चाहता है तो करना शुरू कर दे। दोस्त, सब्जेक्ट नॉलेज को लेके तो बहुत लंबी तैयारी नहीं चाहिए कि आपने बहुत एक लंबी तैयारी की है, तो जब आप रिजल्ट आ जाए उसके बाद जब काफी टाइम मिलेगा, 2 महीने 2.5 महीने मिलेंगे, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक जो चीज है इसमें, ये आपकी पर्सनैलिटी का जो पार्ट है, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट का जो पार्ट है,
वो ऐसी चीज़ है कि जो आपकी डे बाय डे आपकी बनेगी। उसके लिए आप तैयारी करें। उसके लिए भी यूँ नहीं है कि बहुत एग्रेसिवली आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत एरोगेंट होके तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम युद्ध स्तर पे तैयारी की बात होती है ना, वो वाली तैयारी नहीं करनी। आपको इतना करना है कि वो सजग हो। सजग इस सेंस में कि जब आप कहीं बैठे हों, कहीं भी कोई चीज़ वीडियो देख रहे हों या किसी से मिल रहे हों, किसी से बात कर रहे हों, तो जो चीज़ बेटर हो सकती है उसको ठीक करें। जैसे हॉस्टल वाले बच्चों की क्या होता है कि अ, जैसे हॉस्टल्स जब मैं हॉस्टल्स में रह रहा था, तो हमारे भाई बीच ये होता था कि हमारा ग्रुप डिस्कशन बहुत ईज़िली होता था। तो हम कहीं भी पर्सनल इंटरव्यू में या ग्रुप डिस्कशन में कहीं भी मुश्किल से अपने आप को बहुत असहज नहीं होने देते देते थे। ठीक-ठाक तरीके से हम अपने सर उस चीज़ को मेंटेन कर लेते थे। तो जो जो आपका सर्कल है, वहाँ जब आप बैठें उसको थोड़ा-सा बढ़ाएँ और बड़े सर्कल में बैठना शुरू करें, तो चीज़ों को आप रखने की कोशिश करना शुरू करें, कि आप अपनी कोई भी बात रखना चाह रहे हैं। तो बस और ड्रेसिंग सेंस है, चीज़ों का सीखना है, आप कैसे हेयर स्टाइल, ये बहुत डे बाय डे सीखने की चीज़ें हैं, तो इसमें बहुत एग्रेसिवली तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने बस आँख कान खुले रखें और सजग रहें बस। ये डे बाय डे तो आज से ही उसके लिए आप तैयारी भले ही शुरू कर दें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत लंबी इसमें लोगों की देखो अलग-अलग राय हो सकती है, मुझसे असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आपको बहुत बहुत कोई कोई कोचिंग या कोई भी संस्थान या कोई भी आप सीनियर वगैरह कोई भी अगर ये कह रहे हैं कि आज से डूब जाओ, लगे रहो, ये तो देखो, मैं तो ये नहीं कहूँगा, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है और बहुत फ्री बैठे हैं आप, थोड़ा-थोड़ा टाइम पढ़ने में दे सकते हैं और जैसे बहुत अलग चीज़ें पढ़ें, जैसे ऑफ बीट चीज़ें पढ़ें, जैसे सब्जेक्ट से अलग हट के कोई कहानी संग्रह, कोई उपन्यास, कुछ भी पढ़ें और अच्छा कंटेंट अगर इंटरनेट पे या कहीं मौजूद है तो वो देखें आप, ठीक है? ये पर्सनैलिटी को लेके हम इस तरीके की बात कर लेते हैं। चलिए हमने बात कर ली मिथ्स पे, ठीक है? जो ज़रूरी थे, ये ऐसा होता नहीं है अक्सर इसलिए आप टेंशन ना लें। तो दूसरी जो दूसरा जो जो अहम बात है कि हम इंटरव्यू की तैयारी के लिए खुद को पहले कैसे देखते हैं। तो हम आज का जो वीडियो है इसको 2 तरीके से देखेंगे। एक तो हमारा जो तरीका होगा, हम 2 एंगल से इसको देखेंगे। एक तो हमारा जो तरीका होगा वो होगा एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा हमारा जो एंगल होगा वो होगा बोर्ड के एंगल, ठीक है? इंटरव्यू बोर्ड के एंगल से क्या चीज़ें होगी एंड एक एस्पिरेंट के तौर पे आपको क्या चाहिए और बोर्ड आपसे क्या डिमांड कर रहा है और किस तरीके से चीज़ें वो आपके सामने प्रेज़ेंट करेगा, किस तरीके से चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो ये 2 एंगल से हम आज के वीडियो को डिवाइड करके चलेंगे, ठीक है? तो एस्पिरेंट के तौर पर आपके साथ क्या चीज़ें होनी चाहिए और आपको क्या चीज़ें मैं इसको नेक्स्ट पे ले लेता हूँ। एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या चीज़ें चाहिए, वो हम देख लेते हैं। एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या चाहिए? ये सबसे पहली बात है। आप सबको पता है इसका आप खुद जानते हैं इस चीज़ को, मुझे बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या-क्या चाहिए आपको, सबसे पहले तो बहुत बहुत बेसिक चीज़ है जो जिसका सामना आपसे होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट जब आप इंटरव्यू बोर्ड में घुसेंगे, इंटरव्यू पैनल जब आपको देखेगा आपका ड्रेसिंग सेंस। जब आप बोर्ड रूम में एंटर करेंगे, तो ड्रेसिंग सेंस पहला इंप्रेशन आपका होगा। वहाँ से ये चीज़ तो आपको इम्प्रूव होनी चाहिए कि आप डे बाय डे सीख सकते हैं, ठीक है? फिर जब आप वहाँ जाएँगे, तो जब आपका सिटिंग जो पोस्चर होगा, वो बहुत मायने रखने वाला है कि जब आप बैठेंगे इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो ये चीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको बैठने का तरीका सीखना चाहिए। फिर जब आप बैठ जाएँगे, तो आपका जो आई कॉन्टैक्ट है, वो प्रॉपर होना चाहिए। इस प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट की वजह से इसके दम पर आप अपने कॉन्फिडेंस को ज़ाहिर कर सकते हैं और मैं सही बताऊँ तो इंटरव्यू पैनल के सामने कॉन्फिडेंस से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होने वाली है। अगर आपने कॉन्फिडेंटली चीज़ों को हैंडल कर लिया, तो आगे चल के हम बात करेंगे कि जो जैसे बोर्ड पर आपको पढ़ाना पड़ता है, जो अ, आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस जो जाँच करने के लिए पैनल आपको कहता है, तो मैं सही बताऊँ अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो बहुत लोगों को नहीं कहा जाता है। मुझे भी नहीं कहा गया था और हमने इंटरव्यू में ठीक-ठाक नंबर मिले हमें। तो बहुत ऐसे मेरे बैच के लोग हैं, अलग सब्जेक्ट के भी हैं, उनको नहीं कहा गया। तो उनके कॉन्फिडेंस की वजह से। एक तो
चलो उस पर अपन बाद में बात करेंगे। तो आई कांटेक्ट का थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ध्यान रखें, ठीक है। जब आप बैठ जाएंगे तो फिर आप बात करना शुरू करेंगे। बातचीत तो हम कैसे करेंगे, बात की बात है, लेकिन उससे पहले आपका वॉइस कंट्रोल होना चाहिए। वॉइस कंट्रोल से मेरा मतलब है कि हमारा जो गैप होता है बैठने का पैनल और एस्पिरेंट के बीच में, वो 8 से 10 फीट का होता है। तो बहुत जो स्लो आवाज में बोलने वाले लोग हैं, उनको बहुत आवाज ऊंची करके बोलने की कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन चूंकि वो उनकी उनका स्वाभाविक तो है नहीं, स्वाभाविक आवाज तो है नहीं वो। तो वो क्या करेंगे कि एक बार बहुत लाउडली बोल देंगे, वापस अपने रूटीन में आ जाएंगे। या फिर बहुत लाउड बोलने की कोशिश के चक्कर में उनको मतलब पैनल को लगेगा कि ये तो बहुत चिल्ला रहा है। तो भाई इसकी ठीक ठाक प्रैक्टिस करना आप शुरू कर दे। कैसे करेंगे हम, इसके तरीके पर भी बात थोड़ी सी कर लेंगे। ठीक है, ये सब सब चीजें हो गई, ये बेसिक चीजें। अब वॉइस कंट्रोल तो ठीक है, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं, वो जिस तरीके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, वो है आपका कम्युनिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि जितनी भी आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है, जितनी भी आपको जनरल नॉलेज है, कितनी भी नॉलेज अगर आपने गेन कर रखी है, अगर आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे, अगर आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ये आपके लिए बहुत ही वीक पॉइंट है। होना भी चाहिए भाई, उसको इस नजर से देखा जाना चाहिए कि एस्पिरेंट को अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो मैं खुद चाहूंगा कि वो इस प्रोफेशन में ना आए। क्योंकि अगर आप अपनी नॉलेज स्टूडेंट तक डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो पैनल तो ये नहीं चाहेगा। इसको आप ठीक करें, ये ठीक होने लायक चीज है। इसको ठीक करने के कई तरीके हैं, मैंने थोड़ी बात की है इस पे, थोड़ी बात हम और आगे कर लेंगे। ठीक है, ये एक पर्सनैलिटी वाला पॉइंट है कि आपको ये होना चाहिए। दूसरा, एक एस्पिरेंट के नजरिए से आपके पास क्या होना चाहिए, वो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज के तौर पर पहली बात, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस पढ़ के अभी एग्जाम दिया है और आप इंटरव्यू तक बैठ रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आपको सारे पेपर्स जो आपने पढ़े हैं उसके बेसिक्स तो पता ही। ये बेसिक्स आपको बहुत तरीके से पता होना चाहिए, मतलब क्योंकि जब पैनल जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होते हैं, वो बहुत बहुत डीप जाके क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जब आप बहुत सीनियर उनका जब ज़्यादा ज़्यादा सीनियर लोगों से बात करेंगे, क्योंकि जब आप पैनल में, आप खुद को अज्यूम कीजिए कि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चों के बाद हमारे खुद के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। हमारा दिमाग एक लिमिटेड वे में चलने लगता है, एक दायरे में चलने लगता है। हम बहुत बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, बहुत डाइवर्सिफाई क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक से आपका काम चल जाएगा, बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के तौर पे बोल दिया है, अगर आपने कोई भी पेपर बोल दिया है कि मैं इसमें स्पेशलाइज्ड हूँ, या फिर आपसे पूछा गया है तब आपने बोला है, अगर आपने किसी भी पेपर को स्पेशलाइज्ड वे में बता दिया है, उसकी आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप ध्यान रखें, जब भी आप पूरे सब्जेक्ट को, तो आप बेसिक्स के तौर पर पढ़ ही रहे हैं, एक स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट आप तैयार करके रखें। कुछ भी हो सकता है हर पेपर में। पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए कोई जैसे 7 से 8 पेपर होते हैं, उनमें कोई एक पेपर हो सकता है। इकोनॉमिक्स वालों के लिए कोई एक पेपर हो सकता है, लिटरेचर में कोई एक पेपर हो सकता है और होगा। ठीक है, जिसने कहीं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम दिए हैं, उसको इस चीज का पता होगा कि हम स्पेशलाइज सब्जेक्ट जब बता देते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी रिलेवेंस हो जाती है। सब्जेक्ट पैनल आपसे इस बात पर जरूर जाएगा। और अगर नहीं जाता है, तो भी आपको तैयार रह के जाना है, क्योंकि वहाँ ये सिचुएशन कभी भी क्रिएट हो सकती है कि आप अपने आप को किस विषय में या किस पेपर में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। तो जब आप जिस विषय में अपने आप को सहज दिखा देंगे, तो ये मान के चलिए कि उससे बहुत डीप क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी बहुत सतही क्वेश्चन आते हैं, सरफेशियल क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक चीज जरूर होती है कि क्वेश्चंस बहुत निकालते हैं पैनल वाले लोग, क्योंकि उनका ये टारगेट होता है कि जब आपने किसी एक क्वेश्चन पे बहुत अच्छा जवाब दे दिया है, तो वो आपको जांच करते रहते हैं कि कितना डीप आपको पता है। लेकिन बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं, ऊपर ऊपर से आपको सब कुछ पता होना चाहिए, और एक स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है इसके बाद, जो हमें आनी चाहिए, वो है हमारी टीचिंग। मैंने अभी कहा कम्युनिकेशन स्किल की जब बात की, कि हम अगर हमारी नॉलेज को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जब आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे हैं, अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट तक
अपनी नॉलेज को नहीं पहुंचा पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई भी आपको इस रूप में देखना नहीं चाहेगा। ये आपकी यूएसपी भी बन सकती है, आपका ब्रांड भी बन सकता है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें इस चीज़ पर। कैसे मेहनत करेंगे उसके लिए हम एक अलग क्लास में बात करेंगे, थोड़ा सा पेचीदा मामला है। लेकिन अभी की शुरुआत के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैं बताऊं, कि आप अपने किसी दोस्त के साथ तैयारी करें। जब भी इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू करें, जब भी आपको 20 दिन 25 दिन मिले, देखिए ईमानदारी बात मैं बताऊं, मैं स्टेटिकल सर्विस में था उस समय, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, मैं 10 दिन की छुट्टी लेके आया था। उसी छुट्टी के लिए हम 3 दोस्तों ने तैयारी करी, और हमने टीचिंग के लिए जो तैयारी करी वो यूँ की कि 2 दोस्तों को बैठा लिया, और मैं जब अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ किसी टॉपिक पे लेके, किसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, तो उनको बिल्कुल कहा कि ब्रूटली आप मुझे जज करें, ब्रूटली आप, मतलब एक यूट्यूब में कल्चर चल रहा है ना अभी रोस्ट करने का, मैंने कहा रोस्ट करो भाई। और हम मुझे बहुत रोस्ट करते थे, और हम जब दो मैं जब वहां होता था टेबल के उधर, और जब दूसरा दोस्त पढ़ा रहा होता था, हम उसको मतलब बिल्कुल निर्दयी तरीके से रोस्ट करते थे। हमने टॉपिक चेंज करवाए दोस्तों के, वो किसी और टॉपिक पे पढ़ाना चाहता था, हमने उसको इतना परेशान कर दिया उस टॉपिक पे, इसको ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ग्राफ ऐसा क्यों है, ये पॉइंट ऐसा क्यों है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इतना कर करके हमने उसको बिल्कुल मैच्योर बना दिया, और लास्ट में ये हमारी यूएसपी बना। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बेनिफिट होता है, जो टीचिंग से ऑलरेडी है, जैसे स्कूल एजुकेशन के काफ़ी लोग आएंगे, तो जो स्पेशली पीजीटी के हैं, फर्स्ट ग्रेड के हैं, उनको तो अवॉइड करवा देते हैं ये चीज़, कि उनसे नहीं पढ़ाया, उनसे मानते हैं कि इतना तो उनका आता है। या फिर अगर किसी में बहुत ही कॉन्फिडेंस है, जैसे मैं टीचिंग से तो नहीं था, लेकिन मैंने अपनी चीज़ें बहुत ही कॉन्फिडेंटली रखी थी, तो मुझे टीचिंग से स्किप किया गया और मुझे अच्छे नंबर मिले। तो बहुत ऐसा नहीं है ये, बहुत, लेकिन आपको तैयार तो होके जाना ही है, और इसकी तैयारी आपको इसी तरीके से कर सकते हैं आप, और बहुत कहीं जैसे आप मॉक इंटरव्यू भी देंगे, तो वहाँ से आपको इतना ज़्यादा फायदा टीचिंग को लेकर स्पेशली नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपकी डे बाय डे प्रैक्टिस है दोस्तों के साथ रह के, क्योंकि देखो पढ़ाई आप भले ही अकेले में कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी आपको साथ रह के थोड़ी सी करनी चाहिए। और इस पर थोड़ी सी अलग क्लास में हम और बात कर सकते हैं। चौथी जो जरूरी चीज है वो है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड, देखो दोस्तों, अगर किसी के पास भी एमफिल या पीएचडी है, तो ये उसके लिए प्लस वाली बात है, कि उसको पॉजिटिव नजरिए से देखा जाएगा, और एक एक आध 2 नंबर 3 नंबर इसके लीड में भी ले जा सकते हैं, ये चीजें उसको लीड में ले जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि जिनके पास नहीं है उनको नेगेटिव देखा जाता है। लोगों के पास ये होता है कि नेगेटिव चला जाएगा, जिनके पास नहीं, जो बच्चे आए हैं, जो फ्रेश बच्चे हैं, जो एमए करके आए हैं, तो वो तो कहेंगे कि यार हमारे पास तो है नहीं, तो ये फलाने भाई साहब, फलानी मैडम, फलाने जो सीनियर हैं, उनको तो ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, पहले तो इस भ्रांति को निकाल देना कि अगर आपके पास नहीं है तो आप दौड़ में नहीं, लेकिन अगर आपके पास है तो इतना जरूर ध्यान रखें कि आपका एमफिल या पीएचडी में कोई भी जो रिसर्च टॉपिक था उसको लेके आप क्लियर रहें। रिसर्च टॉपिक जो था, आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव जो रहे थे, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या रहे थे, इनको लेके आप क्लियर रहें, उन पे खुल के बात कर सके। और अगर कोई बहुत ही अच्छा पैनल में पूछने वाला रहा, तो वो थोड़ी सी आपकी रिसर्च की टेक्निक्स पे भी बात कर सकता है। इतना डीप जाने की जरूरत होती नहीं वैसे, लेकिन आप अपने टेक्निक्स को लेकर क्लियर रहें। अगर आपने उतना नहीं किया, जैसे पीएचडी में एंट्री, जैसे एमफिल वालों से तो बहुत ज्यादा नहीं इस टेक्निक्स पे बात नहीं की जाती है, पीएचडी वालों से की जाती है। पीएचडी वालों से क्या है, रिसर्च टेक्निक्स की बात की जाती है, किस तरीके की टेक्निक आप अप्लाई करने वाले हैं, वो भी पैनल के मूड पे है। लेकिन चलो टेक्निक्स का थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए, रिजल्ट को लेके और इन सब चीज़ों को लेके इतनी ऑथेंटिसिटी बात नहीं की जा सकती। हाँ, थोड़ा सा अगर आपने कहीं पेपर पब्लिश कर रखा है तो पब्लिशिंग पेपर पे बात की जा सकती है, और बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, ये मुश्किल से 2 से 4 मिनट की बात हो, 2 से 5 मिनट की बात होती है। बहुत लंबा इस पर नहीं चलने वाला है डिस्कशन, क्योंकि टोटल आपका एवरेज जो 20-25 मिनट का टाइम है, उसमें इतना ही टाइम वो उसको दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वो हैं जो एक एस्पिरेंट के तौर पर आपको पता होनी चाहिए। ये आप देख लीजिए, ये डिमांड है, एक एस्पिरेंट में ये होना चाहिए। ठीक है, ये हमने बात की है। अब हम बात कर रहे हैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, बोर्ड क्या चाहता है। ठीक है, तो दोस्तों बोर्ड में पहले कौन, बोर्ड क्या चाहता है या बोर्ड क्या पूछता है, किस तरीके से बोर्ड आपके सामने रहता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। पहले तो दोस्तों बोर्ड में कौन रहेंगे, चेयरपर्सन,
ठीक है, चेयरपर्सन कौन होते हैं आप जानते हैं, आरपीएससी के जो मेंबर हैं या आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो चेयरपर्सन रहेंगे। मतलब आरपीएससी का कोई भी मेंबर अगर पैनल में है तो वो ऑब्वियसली चेयरपर्सन रहेंगे। अब चेयरपर्सन की क्या डिमांड रहती है, ठीक है, मतलब आपका बोर्ड जो है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, पहला तो चेयरपर्सन, दूसरा सब्जेक्ट के एक्सपर्ट। क्योंकि दोनों की डिमांड अलग अलग होती है तो हम उस पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चेयरपर्सन की क्या डिमांड रहेगी और सब्जेक्ट पैनल की क्या डिमांड रहेगी, इस हिसाब से हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। चेयरपर्सन आपसे क्या डिमांड करता है? सबसे पहले जब आप आकर बैठते हैं अपने अपनी जो आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वहां उस पर जब आप बैठते हैं तो पहले ही चेयरपर्सन आपको आपके आई कांटेक्ट और ड्रेसिंग सेंस से थोड़ा सा जज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो सबसे पहले बात करेंगे। देखो, इंटरव्यू में मैं थोड़ी सी चीज बता दूं, बेसिक जो टेक्निकल पॉइंट है वही है कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड उस रूम के बाहर होते हैं तो जब वहां का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होता है तो 10-10 लोगों के पैनल होते हैं, 3 या 4। ठीक है, तो 10 लोगों का पैनल होगा। अगर 4 बोर्ड हैं तो 40 बच्चे होंगे, 3 बोर्ड है तो 30 बच्चे होंगे। मतलब एक पैनल लंच से पहले 10 बच्चों से इंटरव्यू लेंगे और लंच के बाद 10 बच्चों का इंटरव्यू लेंगे। मैक्सिमम एक पैनल एक दिन में 20 बच्चों का इंटरव्यू लेता है ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। वो उस पर डिपेंड करता है कितने बोर्ड बैठ रहे हैं। तो हमारे टाइम 3 बोर्ड थे तो 30 बच्चों का इंटरव्यू था। तो जब वो वेरिफिकेशन चल रहा होगा तो उस समय आपकी बेसिक डिटेल लिख के दी जाती है एक स्लिप पर, जिसमें आपके 10th के मार्क्स होते हैं, 12th के मार्क्स होते हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं। आपने अगर नेट नेट तो ऑब्वियसली मिनिमम है तो वो जेआरएफ अगर है तो वो मेंशन कर दी जाती है। अगर आप कहीं जॉब में है तो वो मेंशन कर दी जाती है। अगर आप एमफिल पीएचडी में है तो वो मेंशन कर दी जाती है। आपका नाम कहीं मेंशन नहीं होता है। ठीक है, आपने कहाँ से अपनी स्कूलिंग, कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ये कहीं से भी उसमें मेंशन नहीं होता है। ये सब चीजें आपसे पैनल के जो चेयरपर्सन है वो पूछते हैं। उसके बेसिस पे फिर उनको कई चीजें जज करके क्वेश्चन पूछने होते हैं। वो इंस्टेंटली जनरेट करते हैं उस तरीके की चीजें। ठीक है, तो ध्यान रखें, सबसे पहले वो आपसे आपका बायोडाटा पूछेंगे। ठीक है, बायोडाटा का मतलब भाई आपकी बेसिक तो चला ही गया ना उनके पास कि क्या आपकी 10th वगैरह की परसेंटेज वगैरह क्या है, जॉब में है क्या है, ये सब चीजें वो पूछ लेते हैं। बाकी आपसे थोड़ा सा अपने बारे में पूछा जा सकता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक है, आपकी सारी डिटेल है लेकिन यही सारी डिटेल वो आपसे भी पूछते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो वो उसके माध्यम से ये जानना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है कितने स्ट्रांग है, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप बहुत ही काबिल एक होनहार बच्चे हैं लेकिन आप अपने आप को प्रेजेंट करने में बहुत ही लो कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसी बात है, नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। तो वो यही जानना चाहते हैं कि आप अपने आप को, अपने बायोडाटा को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं लो कॉन्फिडेंस के साथ। और जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं है, आपकी वो परसेंटेज वगैरह को देख के उनकी नज़र में आपका नेगेटिव इंप्रेशन है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि जितने हैं उससे कहीं ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए नेगेटिव बन सकता है। तो वो यही रहना चाहते, वो यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस भी रिजल्ट के साथ आप हैं, बहुत वीक एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ या बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ आप अपने आप को सहज तरीके से पेश करें। क्योंकि जब आप इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन लेके जा रहे हैं, तो आपकी परसेंटेज जितनी भी रही होगी ओवरऑल के कंपैरिजन में कम भी रही होगी तो भी आपको वो जज नहीं करेंगे कि आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत होनहार स्टूडेंट नहीं है, इस तरीके से नहीं देखा जाएगा आपको। तो जैसे भी आपका रिजल्ट है उसको आप सहजता से प्रस्तुत करें, ये वो उम्मीद करते हैं, इसलिए वो आपके बायोडाटा से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, बायोडाटा शुरुआत नहीं करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत नेगेटिव नहीं सोचना है। दूसरा, बायोडाटा से शुरुआत करने के बाद वो आपकी लाइफ साइकिल पे आते हैं। ठीक है, अब लाइफ साइकिल की बात वही बायोडाटा में आ गई, लेकिन अगर आप कुछ चीजें मिस कर रहे हैं तो फिर वो इस तरीके से कर सकते हैं कि आपकी जो एजुकेशनल जर्नी, हाँ ठीक है, आपकी एजुकेशनल जर्नी को यूं पूछ सकते हैं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपकी कॉलेज कहाँ से हुई है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया, आपने एमफिल पीएचडी अगर की है तो कहाँ से की है। वो फिर उसके ग्राउंड पे आपको आपसे उस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अब मान लीजिए किसी ने नॉन कॉलेज किया है तो ऐसा हम तो सोच के यही चलते हैं कि यार नॉन कॉलेज वाले को तो नेगेटिव इंप्रेशन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो देखते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए वो आपके एजुकेशनल जर्नी पे बात कर सकते हैं। ठीक है, और एजुकेशनल जर्नी की पे बात करने के साथ साथ उनका मकसद ये भी होता है कि अगर आपने किसी तरीके का गैप लिया है कहीं भी,
वो उसका जस्टिफिकेशन पूछते हैं। जैसे आप किसी ने 2020 में पीजी की हो, किसी ने 2022 में पीजी की हो, या फिर किसी ने 2017 में पीजी की हो, 2018 में की हो, पूछेंगे इतने दिन आप क्या कर रहे थे, आप कहाँ थे। आपने अगर एमफिल पीएचडी की तो प्लस पॉइंट है कि ठीक है, आप कंटिन्यूशन में किसी डिग्री में थे। अगर बीच में कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो पूछेंगे क्या कर रहे थे। तो आपको बताना होगा कि हम किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, उस एग्जाम में बैठे, सफलता हुई नहीं हुई, या फिर किसी रिसर्च में इन्वॉल्व थे, या कहीं प्रोजेक्ट में असिस्ट कर रहे थे, ठीक है, या कहीं भी टीचिंग कर रहे हैं। जो भी आपको चीजें हैं वो इस गैप को जस्टिफाई करना होगा। ये आपकी एजुकेशनल जर्नी फिर बात करने का उनका सबसे बड़ा और अहम मकसद होता है, ठीक है। इसके बाद आपके लाइफ साइकिल का जो दूसरा अहम पॉइंट है वो है आपकी जॉब प्रोफाइल। अगर है तो, अगर किसी जॉब से, कोई जॉब करने वाला एस्पिरेंट अगर यहाँ बैठ रहा है तो उसकी जॉब से 101% चांस है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब मैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पे था उस समय, तो मैं जब गया तो मुझसे पूछा गया, शुरुआत उनकी इसी तरीके से हुई कि आप सांख्यिकी के फादर ऑफ द स्टेटिस्टिक्स हम किसको मानते हैं इंडिया में। वहां से शुरुआत की बेसिक क्वेश्चन था। तो इसका आंसर करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, तो उन्होंने जो राजस्थान का स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट, जो इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, वो किस तरीके से वर्क करता है उस पर बात करने लगे। लेकिन चूंकि मैं जिला परिषद में पोस्टेड था, जो कि पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है, तो मैंने कहा कि सर मैं बहुत पेरेंट डिपार्टमेंट में पोस्टेड नहीं हूँ, मैं एक तरीके से डेपुटेड हूँ जिला जिला परिषद में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में। तो उन्होंने पूछा कि उसमें से कौन सी सेल में, जैसे रूरल डेवलपमेंट अलग सेल होती है, पंचायती राज अलग सेल होती है। मैंने कहा सर मैं आरडी में पोस्टेड हूँ, रूरल डेवलपमेंट में। तो फिर उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगे, शुरू कर दिए, जैसे नरेगा क्या है। तो ऑब्वियसली रूरल डेवलपमेंट नरेगा का पार्ट, रूरल डेवलपमेंट में नरेगा का बहुत बड़ा रोल है। तो उन्होंने नरेगा से बात करना सहज समझा, जरूरी भी था और बहुत बेसिक था। तो आप ध्यान रखें, जब आप किसी जॉब से आ रहे हैं, अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड से कोई आ रहे हैं, तो उनसे उस तरीके की बातें नहीं की जाएंगी, क्योंकि वो उनके जॉब में उस तरीके का वेरिएशन नहीं है। वो ऑलरेडी टीचिंग के लिए ही इंटरव्यू देने आए हैं और टीचिंग में रह के आए हैं। तो फिर उनसे इस पे ज्यादा बात ना करके अ, थोड़ा सा कोई अच्छा बुरा एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, बाकी उनकी फिर चीजें सब्जेक्ट पे वो जज कर लेंगे, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल से अगर कोई डाइवर्स जॉब प्रोफाइल से कोई आए हैं, तो वो अपने जॉब प्रोफाइल से जुड़े हुए सवाल भी तैयार रखें, उनसे वो अपनी बातें कर सकता है। और भी देखो, बहुत छोटी छोटी बातें तो हम कर सकते हैं, कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो इनके बीच के कहीं होंगे, ठीक है, मैं उसको अलग पॉइंट में नहीं लिख रहा हूँ। अब जो सबसे जरूरी बात है वो है आपकी जीएस। ये थोड़ा सा देखो, राजस्थान का पार्ट भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा करंट भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखें इस चीज को कि राजस्थान जीएस भी हो सकती है और थोड़ा सा करंट भी हो सकता है, क्योंकि चेयरपर्सन ही होगा जो आपसे जनरल स्टडी पे बात करेगा। अब आपका जीएस का पार्ट कैसे तैयार हो, तो थोड़ा सा आपने राजस्थान के बारे में तो पढ़ा ही है, तो मोटा मोटा तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे बहुत बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, कितने जिले नए बन गए हैं, तो उस हिसाब से अभी सरकार नहीं बनी है, तो राज्य की जो मशीनरी है, जो पॉलिटिकल मशीनरी है, उसमें कौन कौन किस किस पोजीशन पे है वो आपको पता होना चाहिए। अभी लोकसभा चुनाव जैसे संपन्न हुए हैं, तो जो जो यूनियन मिनिस्ट्री है या यूनियन पॉलिटिकल मशीनरी है, उसमें कौन कौन किस किस पोजीशन पे है, जैसे वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो करंट वाली चीजें उससे जोड़, लेकिन जैसे राजस्थान करंट, तो राजस्थान जीएस में हो गया ना, जैसे राजस्थान की पॉलिटिकल मशीनरी क्या है। और जैसे अब इसमें भी क्या होता है ना कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए। जैसे मैं जिस जगह से बिलोंग कर रहा हूँ, अगर मैं उसके बारे में कुछ ना बताता हूँ, अगर कुछ फेमस है तो फिर कितना नेगेटिव इंप्रेशन बन जाएगा, ये आप अज्यूम कर सकते हैं। तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर कोई बच्चा पोस्टिंग कहीं उसकी हो रखी है और वो कहीं जॉब में है, तो अपने पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जुटा लें। मैं जालोर में पोस्टेड था, तो जालोर को लेके मैंने इतनी जनरल नॉलेज इकट्ठी करी कि उतनी तो मैंने जनरल, जब मैं तैयारी कर रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस वाले पेपर के लिए, तब भी मैंने जालोर के बारे में इतना नहीं पढ़ा था। लेकिन जब इंटरव्यू के लिए, चूंकि मैं 2.5 साल वहां बिता के आया था, तो 2.5 साल में आपको बहुत सारी चीजें पता हो जाती है। तो आपकी खुद का डिस्ट्रिक्ट जो है, होम डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां के बारे में, आपका पर्टिकुलर कोई गांव कस्बा ऐसा है जो फेमस है किसी चीज के लिए, तो उसको भी आप ध्यान में रखे हुए। और आप अगर कहीं जॉब में हो तो आप अपने पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट को भी ध्यान रखें, उससे जुड़ी हुई जानकारी भी जुटा लें। तो ये पूरा जीएस का पार्ट होता है, ठीक है। आपको राजस्थान का भी थोड़ा सा पार्ट रिवाइज करके जाना है, करंट स्पेशली रिवाइज करके जाना है। एक दो बार ऐसा हुआ है, मैं आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस बताऊं, ऐसा हुआ है कि सुबह हम किसी अखबार को पढ़ के गए, और उसी अखबार को पढ़ के आपके पैनल के चेयरपर्सन आए हैं और उसी अखबार के फ्रंट
पेज से सेकंड पेज से कोई खबर पे डिस्कशन उन्होंने करनी। तो ध्यान रखें, इसके लिए थोड़ा सा आप ये कर दें, अखबार पढ़ना शुरू कर दें, तो वो आपके पर्सनैलिटी वाइज भी आपको थोड़ा सा ग्रो करेगा, आपके बोलने के लहजे को, आपकी वोकेबलरी को बढ़ाएगा, आपके सेंटेंस मेकिंग को बहुत इंप्रूव करेगा, और वो यहाँ भी आपको फायदा देने वाला है। तो ध्यान रखें कि इन चीज़ों को आप कवर जब करेंगे ओवरऑल, तो ये आपको बहुत बेनिफिट बेनिफिट देने वाली है। तो ये थी आज की बहुत छोटी बड़ी तो मैं नहीं कहूँगा, छोटी थी कि बड़ी थी, लेकिन बहुत अहम क्लास जो थी वो ये थी। अब मैं आपको थोड़ा सा रियल टाइम एक्सपीरियंस देता हूँ। होगा क्या, आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बैठाया जाएगा, तो 10 तरीके के लोग वहाँ बैठेंगे जो आपको टेंशन दे रहे होंगे या कोई टेंशन रिलीफ भी कर रहे होंगे। वहाँ आपको चाय भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। चाय तो मुझे लगता है कई लोगों के लिए टेंशन को हटाने वाली, भगाने वाली चीज़ है, मेरे लिए तो स्पेशली थी। जब आप वहां से निकल के इंटरव्यू बोर्ड के बाहर, इंटरव्यू रूम के बाहर जब बैठेंगे, वहां 2 लोग 3 लोग एडवांस में लाके बिठा दिए जाते हैं। इंटरव्यू रूम के बाहर ना एक लाइट जल रही होगी, ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो जल रही होती है ना, वो लाल लाइट जल रही होती है कि इसका मतलब इंटरव्यू चल रहा है। जैसे ही वो बंद होती है, मतलब इंटरव्यू खत्म हो चुका है, जो एस्पिरेंट था वो बाहर आने वाला है। मैं बता दूं, जब आप उसके बाहर बैठे होते हैं ना, 2 बच्चे 3 बच्चे, वो आपकी जिंदगी का, आप अगर आप पहली बार इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, किसी ने पहले इंटरव्यू दिया है तो वो इस फेज से गुजर चुके हैं। लेकिन सही बताऊं, जो पहली बार इंटरव्यू दे रहा है ना, उसको लगेगा कि मैं कहाँ के फंस गया, मैं भाग जाता हूँ। बहुत ही डरने वाली, पाँव कँपाने वाली चीज़ होगी, कितने कॉन्फिडेंट आप रहे हो। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन बीएचयू से थी, तो मैं वहाँ बहुत प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट दे चुका था, बहुत प्रेजेंटेशन दे चुके थे। तो और फिर मैं पीएचडी के लिए भी कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और अच्छे इंस्टीट्यूट में गया था इंटरव्यू के लिए। तो मैं बहुत इंटरव्यू देने के बावजूद मेरी ये स्थिति थी कि मैं बहुत डर रहा था। गार्ड से बात कर रहे थे, पियोन जो थे वहाँ, वो बात कर रहे थे। एक जो पियोन होते हैं वो कंफर्म करते हैं पहले, उसके बाद ही अंदर किसी को भेजा जाता है। तो जब आप बाहर बैठे होते हैं तो आपको एक एक मिनट बहुत बहुत ऐसे लग रहा होता है कि बहुत लंबा टाइम बीत रहा है, और अंदर जो होता है, चाहे उसको आधा घंटा लग गया हो, लेकिन जब वो बाहर आता है उसको लगता है कि यार फिर 2 ही मिनट बात हुई, मेरे से 5 ही मिनट बात हुई। तो अंदर वाले के लिए टाइम बहुत जल्दी भागता है, और बाहर वाले के लिए एक एक सेकंड बहुत भारी होता है। तो वहां बैठने का आपका जो कॉन्फिडेंस है, और रूम में एंटर करके आपकी चेयर पर बैठने तक का जो कॉन्फिडेंस है, आपकी 90% लड़ाई से आपको जितवा देगा। ध्यान रखें। और टीचिंग के लिए जो आपका बहुत अहम पार्ट है, इस पूरे पूरे सेगमेंट में हम देख रहे थे कहाँ था, हम अगर रिवाइज करें चीज़ों को, हमने शुरुआत की थी यहाँ से कि क्या क्या मिथ्स हो सकते हैं। तो ध्यान रखें, लैंग्वेज को लेकर बहुत बैरियर नहीं, और सिविल सर्विसेज के तर्ज पे पूरी तरीके से तैयारी ना करें आप, लॉन्ग ड्यूरेशन की तैयारी की जरूरत नहीं है, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा सहज रखें। एस्पिरेंट के नज़रिए से और बोर्ड के नज़रिए से हम ये देख चुके थे कि क्या क्या डिमांड रहेंगी, उसको हम वापस देख लेते हैं। एक एस्पिरेंट के लिए क्या जरूरी है, उसका पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट। उसमें आपका पहले बोर्ड में घुसने से पहले, बोर्ड इंटरव्यू रूम में घुसने से पहले, वहाँ एंट्री से पहले आपको ये देखा जाए, मतलब एंट्री लेते ही सबसे पहले ये चीज़ देखी जाएगी। उसके बाद जब आप बैठते हैं तो आपका सिटिंग पोस्चर क्या है, फिर आपके बाद आपका आई कॉन्टेक्ट क्या है, फिर आपका वॉइस कंट्रोल क्या है कि किस तरीके से बोलना है, अपनी आवाज़ को कैसे मेंटेन करना है, फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। फिर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, क्योंकि बेसिक्स तो आपको सबका पता होना चाहिए, और जो आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है उसमें बहुत डीप तक आपको जाना है। टीचिंग के लिए आपकी अपनी नॉलेज डिलीवर अगर आप स्टूडेंट तक नहीं कर पा रहे हैं तो आप टोटल फेलियर है। ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत सहजता से, बहुत हल्के में ना लें, सहज तरीके से पढ़ा रहे हैं। और ध्यान रखें कि अगर मुझसे कोई चीज़ छूट रही है तो आप उसके लिए बहुत रिजिड ना हो जाएं कि नहीं बस मैं यहाँ सही हूँ तो मैं सही हूँ, ऐसे रिजिड नहीं हो जाना है। दूसरा, रिसर्च एप्टीट्यूड थोड़ा सा जरूरी है उनके लिए जिन्होंने रिसर्च में पार्ट ले लिया है। तो अगर आप उसमें हैं कहीं तो आपको आना चाहिए, अगर आप नहीं है तो आप समझ लें, इसके लिए बहुत नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप डरिए नहीं, आप मतलब इस तरीके से नहीं ले सकते कि नेगेटिव ये जाने वाली चीज नहीं है कि अगर आप कोई है ही नहीं, कोई फ्रेश बच्चा है जैसे जिसकी 22 में 23 में पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, वो कहे कि यार हम तो है ही नहीं, तो हम तो पीछे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बोर्ड के एंगल से क्या चीजें हो सकती है। तो बोर्ड के एंगल से जो सब्जेक्ट, जो चेयरपर्सन होगा वो क्या क्या बातें करेगा। ठीक है। दूसरा, उसके बाद जो हम कह रहे थे रियल टाइम एक्सपीरियंस, जो चेयरपर्सन के नजरिए से हम चाह रहे थे कि आप देख लेना, ये सारी चीजें उसमें होंगी बैठने तक की, और सारी चीजें। ठीक है। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड करके अगर आप जा रहे हो और चेयरपर्सन से आपने सहज तरीके से बात कर ली, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, सॉरी, वो था सब्जेक्ट एक्सपर्ट।
ठीक है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपसे क्या उम्मीद कर रहे होंगे? पहला तो आपकी जो बेसिक नॉलेज है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन पे हम एस्पिरेंट के नज़रिए से बात कर ही चुके हैं कि आपने अगर किसी में स्पेशलाइजेशन ले रखा है तो आप उस पर बहुत अच्छी पकड़ रखें, ठीक है। दूसरा आपका टीचिंग, ये आपसे सब्जेक्ट पैनल वाले उम्मीद करेंगे अच्छी टीचिंग की, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखिए, अगर आपने सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन किसी टॉपिक से बता दिया, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन किसी टॉपिक से बता दिया और आप टीचिंग किसी और टॉपिक पे करवा रहे हैं, तो ये आपके लिए नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। पहली कोशिश तो ये करें कि अगर आपने स्पेशलाइजेशन पूछा है तो आप, वरना आपके मन में तो ही, अगर आपसे स्पेशलाइजेशन पूछ लिया है और आपने जो तैयार किया है उसी स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट से आप टीचिंग के लिए टॉपिक उठाएं। और जब भी उठाएं कम से कम दो टॉपिक उठाएं। दो टॉपिक तो आपको तैयार करने हैं। दो टॉपिक इसलिए कि आपसे जस्ट पहले अगर कोई एस्पिरेंट सिमिलर टॉपिक पढ़ा गया होगा तो थोड़ी सी आपको चांसेस हैं कि दूसरे टॉपिक पर बात करने के लिए कह दिया जाए, ठीक है। ध्यान रखें इस चीज़ को हमेशा। और जब भी आप टॉपिक पढ़ा चुके होंगे तो आपकी जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका आई कॉन्टेक्ट है और आपके हाथ जिस तरीके से चल रहे हैं, जैसे हम जब पढ़ा रहे हैं तो हमारे हाथ जिस तरीके से चल रहे हैं, वो हाथ भी आपका जो बॉडी मूवमेंट है, आपका जो बॉडी मूव्स हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और जब आप पढ़ा चुके होंगे तो बोर्ड वो साफ करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। आपके बॉडी मूव्स पे थोड़ा सा ध्यान रखें। और जब टीचिंग टॉपिक आप जो भी लेंगे उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे, जाहिर सी बात है। ये भी आपका 4 से 5 मिनट का सेशन होने वाला है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ आपको 2-3 मिनट ही पढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, और 1-2 क्वेश्चन उससे जवाब देने होंगे। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे टीचिंग की, तो ध्यान रखें किसी एक या दो आपके दोस्त जो उसी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, उनको सामने बैठाएं और उनको कहें कि ब्रूटली रोस्ट करें, ब्रूटली, ठीक है। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आलतू फालतू जितने भी, ठीक, वो सब पूछ लें, कोई पॉसिबिलिटी किसी तरीके की ना छोड़ें, तब जाके आप इसको सहज तरीके से बात कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसको आज की क्लास का अब अंत कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इस वीडियो को देखकर जाएंगे, मुझे लगता है कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और हमारी टीम की जो मेहनत है, हम आप तक जो पहुँचा रहे हैं, उम्मीद है वो कारगर होगी। टीचिंग स्किल्स को लेके हम एक क्लास अलग से ले सकते हैं, जब मैं ज़रूरत पे बात करूँगा। मुझे कई सारी पर्सनल क्वेरीज आई और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ तक भी क्वेरीज आई, और पर्सनल जो मुझे क्वेश्चन पूछे गए वो इसको लेके ज़्यादा थे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और क्या। और उसमें अहम पार्ट था टीचिंग का, कि हम टीचिंग का टॉपिक कैसे तैयारी करें, कौन सा टॉपिक बेटर रहेगा। तो देखो, टीचिंग का टॉपिक कोई बेहतर आपको नहीं बता सकता, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको अच्छे से आता है। और कभी भी ये ना सोचें कि बहुत टफ टॉपिक लेके मैं उसको तैयार कर लूँ मेहनत करके और उस टीचर को इम्प्रेस कर दूंगा। ये गलती कभी भी ना करें। ये इंप्रेशन झाड़ने के चक्कर में आप अपनी नेगेटिविटी को उनके सामने जाहिर कर देंगे। सहज टॉपिक लेना, बहुत आसान टॉपिक लेने से आपका नेगेटिव इंप्रेशन नहीं पड़ता है। वो आपके टॉपिक की नॉलेज थोड़ी चेक कर रहे हैं, वो तो आपको जज कर चुके हैं एग्जाम से, वो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ के जज कर चुके होंगे। टीचिंग आपका आखिरी हिस्सा होगा इंटरव्यू का। तो जब वो सिर्फ और सिर्फ इतना देखना चाह रहे हैं कि आपको जो भी आता है, अच्छा बुरा सही गलत टॉपिक इजी टफ जो भी है, आप उसको डिलीवर कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ मायने रखेगी। और आपके इंटरव्यू के लिए आपको शुभकामनाओं के साथ मैं राहुल मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान गवर्नमेंट, आप सभी का इस उम्मीद के साथ ये वीडियो ये समाप्त करता हूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, ये तो मैं उम्मीद कर ही रहा हूँ। पिछले वीडियो का आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैं कहने को असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लेकिन जिस तरीके के बैकग्राउंड से मैं आया था, वीक, बहुत ही वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, तो मैं बहुत कम संसाधनों के साथ अपने चैनल को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे दोस्तों का, टीम का साथ मिला, और ये भी स्टूडियो भी दोस्तों की मदद से ही है। मेरा अपना तो नहीं है, लेकिन दोस्तों के स्टूडियो पर ही आकर ये सब कर रहा हूँ और आप तक वीडियो पहुंचा रहा हूँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले वीडियो के लिए, वो इकोनॉमिक्स की कट ऑफ एनालिसिस को लेकर था, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो जो है वो हर सब्जेक्ट के बच्चों तक पहुँच बनाएं आप उनकी, और उनको सहज करें अपने इंटरव्यू के लिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद।